हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपका फिजिक्स ले रहा हूँ। हमने पहला चैप्टर शुरू किया है और उसमें हमने सब थियरी कंप्लीट कर ली है। ओके, आपको अगले वीडियो देखने हो तो प्लेलिस्ट में है। और मैं जो भी लिख रहा हूँ वो हैंड रिटन नोट्स भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और ये बोर्ड के लेवल की जो बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल के जो सभी सम्स होते हैं वो सब हम कवर कर रहे हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लो, तो हमारे सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ओके, अच्छा चलो, हम एक्सरसाइज में 1.15 नंबर का सम आए हैं। इसमें क्या है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14 थ्रू अ क्यूब of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। यहां पर ऐसा बोला गया है कि एक्सरसाइज 1.14 इसके अगला वाला जो सम है उसमें जो डेटा दिए है वो डेटा को हमें यहाँ यूज करना है। और एक क्यूब दिया है। क्या दिया है, यहाँ पर हमें एक क्यूब दिया है। तो ये क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपको क्यूब दिया है तो कोई डेटा की जरूरत नहीं है। अगर क्यूब है तो उसमें जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर होती है उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउटसाइड यानी बाहर निकलती है। तो जितनी गोइंग इनसाइड उतनी ही कमिंग आउटसाइड, जितनी एंटर होती है उतनी ही बाहर निकलती है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ बचता नहीं है, अंदर रहता नहीं है। तो हम आंसर क्या देंगे, व्हाट इज द नेट फ्लक्स। हियर नेट फ्लक्स विल बी जीरो बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउटसाइड, बोथ आर इक्वल देयरफॉर। ओके, तो बस वही लिख देना है। तो ये फिगर ड्रॉ किया क्यूब, उसमें जितनी आप ये एग्जांपल के तौर पर आप जितनी अंदर आती हुई दिखाओ उतनी बाहर निकलती हुई दिखाओ और आंसर लिखो। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, हियर हियर नेट फ्लक्स ऑफ क्यूब will be zero because number of field lines going inside is equal to number of field lines coming outside। देखो, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड है उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउटसाइड है। तो अंदर कोई फ्लक्स स्टोर होता नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा हियर नेट फ्लक्स ऑफ द क्यूब विल बी जीरो। तो यहां पर ध्यान रखना है, क्यूब की साइड का मेजरमेंट जो भी दिया है 1.14 एक्सरसाइज का जो सम है उसमें जो भी डेटा दिया है, यहाँ कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। तो जो भी डेटा है वो हमारे काम का नहीं है। ये जो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब है वो भी हमारे काम का नहीं है। क्यूब क्यूब है वो इंपॉर्टेंट है कि क्यूब होता है तो आमने सामने दो साइड होती है। ओके, तो एक साइड में से एंटर होगा, दूसरे साइड में से पैरेलल साइड्स होती है। तो एक पैरेलल साइड में से एंटर होगा, दूसरी पैरेलल साइड में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी। तो वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कितना इजी था। ओके, अच्छा चलो उसके बाद वाला सम लेते हैं हम। 1.16 careful measurement of the electric field at the surface of black box indicates that
द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज, क्या दिया है आपको, आपको नेट फ्लक्स, आपको फ्लक्स दिया है और कितना दिया है। तो पहले तो क्या डेटा दिया है वो इंपॉर्टेंट है, यहां पर फ्लक्स दे दिया है और क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, हमें चार्ज फाइंड करना है, हमें फ्लक्स दे दिया है और चार्ज फाइंड करना है। तो हमारा गाउस लॉ है उसका हम यूज करेंगे। तो गाउस लॉ क्या है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, उसमें से चार्ज, हमें तो चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज फाइंड करना है तो हम चार्ज को सब्जेक्ट करेंगे, तो क्यू को सब्जेक्ट करो तो एप्सिलॉन जीरो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यू रखो तो क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू क्या है 8 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू तो याद रखनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो चलो मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या होगा 3 से 8.85 से मल्टीप्लाई करो और पावर का या 3 - 12 वो करो और लास्ट में आंसर कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो आंसर आपका क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो। ओके 7 पॉइंट क्या बोले, हाँ 7.08 इंटू 10⁻⁻8 और ये हमारा क्या है चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट लिखना भूलना नहीं है और ये हमारा आंसर है। तो हम किस में लिखते हैं, बॉक्स में, तो बॉक्स में लिख देते हैं, लो हो गया। अच्छा तो ये हमारा ए नंबर 1 बोलो या ए बोलो, तो लो हम ए बोल देते हैं, इसको ए लिख दिया। ओके अब हम क्या करेंगे बी, तो बी में क्या करना है, तो पहले पार्टीशन ले ले हम, यहां पर पार्टीशन ले लिया। अब क्या लिखना है, बी लिखना है। तो बी में क्या रिक्वायर्ड है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर जीरो, हमें ऐसा बोला है कि जो बॉक्स है उसमें फ्लक्स जीरो है, तो कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट। अगर बॉक्स में फ्लक्स जीरो है तो वहां बॉक्स के अंदर अंदर कोई भी चार्ज नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, उसका भी रीजन देना है और होगा तो उसका भी रीजन देना है। तो आंसर क्या है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि फ्लक्स जीरो है तो देयर आर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों, अगर नेट चार्ज जीरो हुआ तो नेट चार्ज यानी क्या, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज जीरो है और नेट चार्ज जीरो है तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ नेट चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स क्या होगा जीरो। तो नेट चार्ज जीरो है यानी अंदर चार्जेस तो है लेकिन जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव, यहां तो क्या लिखा है देयर वेर नो चार्जेस इनसाइड, तो अंदर चार्जेस नहीं है, ऐसा हम कंपलसरी नहीं बोल सकते। ओके तो वही लिख देना है रीजन। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, पहले तो हम आंसर देंगे नो, वी कांट से, वी कांट से if flux is zero then there were no charges inside the box, then there were, प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो तो देयर आर भी लिख सकते हैं, ये तो पास्ट टेंस में इधर लिखा है तो मैंने लिखा देयर आर नो चार्जेस, नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स बिकॉज, अब इसका रीजन वाई और वाई नॉट, तो हमने रीजन तो लिख दिया कि हम ऐसे नहीं बोल सकते बिकॉज, तो हम इसका रीजन लिखते हैं बिकॉज करके, बिकॉज
if net flux, if flux is equal to 0, then there may be net charge there may be net charge is 0। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फ्लक्स 0 है तो अंदर चार्जेस नहीं होंगे। फ्लक्स 0 है तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि नेट चार्ज 0 है, और नेट चार्ज का मतलब क्या हुआ, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, तो चार्जेस का एग्जिस्टेंस तो है। तो ऐसे हम आंसर इतना डिटेल में लिखना नहीं, वो समझ जाते हैं सर भी और हम भी। तो ये आपको लिखना है कि क्यों हमने नाम बोला। तो नेट चार्ज, ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 भी हो सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अच्छा चलो उसके बाद वाला हम सम लेते हैं। इसमें क्या है, अब देखो, अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबाउट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर। यहां पर सेंटर पर 10 सेंटीमीटर अबाउट, यहां पर, हाँ सॉरी, यहां पर जो ए स्क्वायर है उसकी लेंथ क्या है, साइड, स्क्वायर की साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, और उसका जो सेंटर है उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर अबाउट 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। चलो आगे रीड करो, ऐसा हमें फिगर में दे दिया है। फिर से क्यूब की जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर पर 5 सेंटीमीटर हाइट पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें फ्लक्स फाइंड करना है, यहां पर अंडरलाइन करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू द स्क्वायर। और एक हिंट दी है, क्या हिंट दी है, थिंक द स्क्वायर एज अ वन फेस ऑफ द क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर। ऐसा सोचो कि ये जो स्क्वायर है वो क्यूब की एक फेस है। क्यूब में कितने फेस होते हैं, टोटल 6, तो उसमें से कोई ये एक फेस है। तो अब देखो यहां पर हम हियर, पहले तो फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। लेकिन ये जो फ्लक्स मिलेगा वो पूरा क्यूब के लिए मिलेगा। क्यूब में तो कितने फेस होते हैं, 6, लेकिन यहां तो ये जो स्क्वायर है वो उसका एक फेस है, तो एक फेस यानी 6 फेस में से एक फेस, तो टोटल फ्लक्स नहीं लेना है, टोटल फ्लक्स यानी तो 6 के 6 फेस का फ्लक्स हुआ, इसमें से कोई एक फेस का यानी उसका कितना, उसका छठा भाग हो गया, तो डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा। अब समझ में आया, ये टोटल फ्लक्स है क्यूब का, लेकिन उसमें से एक फेस का लेना है तो आपको डिवाइड बाय 6 करना है बस। अब वैल्यू रखो और आंसर लाओ। तो वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स क्यू, चार्ज कितना दिया है 10 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 कूलम, अपॉन में 6 इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रखनी है, तो 8.85 इंटू 10⁻12। बस अब कैलसी का यूज करो और आंसर निकालो। चलो, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आंसर क्या आएगा, बोलो बोलो, यस 1.9 इंटू 10⁻5 प्रॉपर है ना। अच्छा 1.9 इंटू 10⁻5। अब यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट इस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, हमारे पास फ्लक्स की फॉर्मूला ये थी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो ई का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये फ्लक्स का यूनिट होगा, हमें ये लिखना है। तो न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको हम फ्रेम में रख देते हैं। लो, तो हो गया सम, देखो 1 2 और 3 स्टेप में सम क्लियर हो गया। 3 और 4 मार्क्स इतने में आ जाता है, तो क्यों मेहनत नहीं करनी है। ओके चलो, इसके बाद वाला सम लेते हैं हम 1.18। इसमें क्या है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ
2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 सेंटीमीटर ऑन द एज। कौन कौन सा डेटा दिया है आपको? चार्ज दे दिया है, ओके, पॉइंट चार्ज यानी छोटा सा चार्ज, ओके, और गाउसियन सरफेस, यहां पर गाउसियन सरफेस का मेजरमेंट दिया है, ओके, उसकी एक एज का मेजरमेंट। अब क्या रिक्वायर्ड है? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? हमें तो फ्लक्स चाहिए, तो आपको चार्ज दिया है और फ्लक्स चाहिए, तो ये डेटा कोई रिक्वायर्ड नहीं है हमारे लिए। देखो फ्लक्स की फॉर्मूला है क्या है? अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो क्यू की वैल्यू क्या दिया है? 2 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कैल्सी का यूज करो, आंसर निकालो, यूनिट लिखो, फ्रेम करो। तो चलो फटाफट, ये तो इजी है। 2.26 इंटू 10⁻5 प्रॉपर है ना? 2.26 इंटू 10⁻5 यूनिट अभी अभी लिखा था, अब तो याद रहना चाहिए। क्या था? न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। इसको हम के फ्रेम में डाल दें तो ये हो गया हमारा फ्रेम, ओके। तो कितना इजी सम था। चार्ज दिया है, फ्लक्स रिक्वायर्ड है, फ्लक्स की फॉर्मूला ली, वैल्यू रखी और आंसर निकाला। अब उसके बाद वाला 1.19, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दिया है, फ्लक्स की वैल्यू दे दी है, ओके, टू पास थ्रू अ स्फीयरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। आपको रेडियस दे दी है गाउसियन सरफेस की, ओके, सेंटर्ड ऑन द चार्ज। अब पहला आंसर क्या चाहिए? इफ द रेडियस ऑफ द गाउसियन सरफेस वेर डबल्ड, अगर हम रेडियस डबल कर दे तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। पहला हमें आंसर क्या चाहिए? तो हमको ऐसा बोला है कि फ्लक्स तो दे दिया है, अगर हम रेडियस को डबल कर दे तो फ्लक्स कितना चेंज होगा? तो देखो फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो उसमें रेडियस आती है, फ्लक्स की फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो गाउस की फॉर्मूला है, तो उसमें रेडियस नहीं है, तो फ्लक्स रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम आंसर लिखेंगे देयर विल नॉट बी चेंज इन द फ्लक्स, देयर will not be change, will not be change, will not be change in the value of flux, because आंसर देना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा क्यों हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स इज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस, बिकॉज फ्लक्स इज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस। तो यहां पर रेडियस आपको डबल दी है, डबल बोले ट्रिपल बोले कितनी भी टाइम्स बोले, लेकिन वो रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता है। कितनी भी रेडियस आप कितना गुना कर लो, लेकिन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या रहेगा? सो फाइनल आंसर फ्लक्स का, तो सो फ्लक्स फाई विल बी एज इट इज, विल बी एज इट इज, as it is, therefore फ्लक्स की वैल्यू वही की वही लिख देनी है, -1.0 यानी -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम किस में लिखते हैं? फ्रेम में। तो ये हमारा हो गया, ओके, लो ये हमारा फ्रेम, ओके।
अब ये हमारा ए का आंसर हुआ। अब क्या करना है, बी करना है। तो बी, चलो बी में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब हमें चार्ज निकालना है, तो फ्लक्स तो पता है, चार्ज निकालना है तो गाउस लॉ का यूज करो। तो फाई इज इक्वल टू, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसमें क्या है, क्यू को सब्जेक्ट करो, इससे पहले पार्टीशन लेना पड़ेगा, तो पार्टीशन ले लेते हैं। थोड़ा स्लैंट हो गया है तो फिर से कर देते हैं। अच्छा, अब ये प्रॉपर है, ओके। अब हमें इसमें से Q को सब्जेक्ट करना है, तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो फ्लक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू, फ्लक्स की वैल्यू तो दे दी है, -1 इंटू 10⁻³ है, और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू याद रखनी है 8.85 इंटू 10⁻²। चलो कैल्सी का यूज करो, निकालो आंसर। तो क्या होगा, माइनस इसके साथ लग जाएगा, -8.85 और 3 में से 12 जाएगा, तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। नहीं, ये तो 4 कम हो गए, 9 होगा, तो -9। और क्या हमने फाइंड किया है, चार्ज, तो चार्ज का यूनिट कूलम, और ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर हम किस में लिखते हैं, फ्रेम में। तो लो यहां पर फ्रेम कर दो, ये हमारा आंसर हो गया। तो कितने इजी इजी सम्स है, तो ये हो गया हमारा ए और बी का आंसर। चलो उसके बाद वाला सम, यहां पर कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ रेडियस, एक कंडक्टिंग स्पीयर का रेडियस दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है कितने डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस है। अब देखो डिस्टेंस है तो ये स्मॉल आर है, ये रेडियस है तो ये कैपिटल आर है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस है तो इसको हम स्मॉल आर बोलेंगे, और ये रेडियस है तो इसको हम कैपिटल आर बोलेंगे। और ये क्या दिया है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, ओके। तो रिक्वायर्ड क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली इनवर्ड है। ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेडियली इनवर्ड लिखा है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखो यहां पर माइनस दिया नहीं है, वर्ड में लिखा है, तो आपको ये समझ होना चाहिए कि यहां पर रेडियली इनवर्ड लिखा है ये। तो रेडियली इनवर्ड का मतलब ई की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, -1.5 -1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये आपको याद रखना है, अगर रेडियली इनवर्ड लिखा है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस लेनी है। और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, हमें चार्ज फाइंड करना है। तो ई दिया है तो ई की फॉर्मूला ले लो, ई की फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई की फॉर्मूला ले लेते हैं हम, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसमें से हमें तो नेट चार्ज फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो Q को सब्जेक्ट करो, तो Q इज इक्वल टू E के साथ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और K क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो Q इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या दी है, -1.5 इंटू 10⁻³, ये E की वैल्यू। R स्मॉल आर, देखो स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं, रेडियस का कहीं पर यूज नहीं होगा, फॉर्मूला में कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या है, 20 सेंटीमीटर है, हमें तो ऑलवेज इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो डिवाइड बाय 100, तो 0.2 हो गया, तो 0.2, और उसका क्या है, स्क्वायर, अपॉन में के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, अब कैल्सी का यूज करो और फाइनल आंसर मुझे लिखवाओ। चलो क्या होगा,
बोलो बोलो। 6.66 इंटू 10⁻⁻3 9। ओके, प्रॉपर है ना? 6.66, ओके। 6.66 इंटू 10⁻⁻9, -9 है ना? ओके। और ये चार्ज है तो यूनिट क्या होगा बोलो? हाँ, कूलम। ये तो सिंपल है। ओके। अच्छा, तो अब हम फ्रेम, ये आंसर है तो फ्रेम कर दें। अच्छा, तो हो गया, कितना इजी था। ओके, चार्ज। अब देखो, अब ये आंसर तो लिख दिया, लेकिन इसके आगे क्या है? माइनस। तो माइनस लिखना भूलना नहीं है, ये माइनस है। ओके, तो कितना इजी सम था। ई की फॉर्मूला लेके क्यू को सब्जेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद वाला यहां क्या है? अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। यहां पर आपको डायामीटर दिया है, देखो। तो डायामीटर यानी डी, तो डी इज इक्वल टू क्या दिया है? 2.4 मीटर। अब तो रेडियस क्या होगा? तो रेडियस उससे आधा हो जाएगा, तो 1.2 मीटर। ओके। और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे दी है आपको, डायामीटर दिया है और दूसरा क्या दिया है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है? 80.0 यानी 80। माइक्रो है, माइक्रो यानी 10⁻⁻6। ओके, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये उसका यूनिट है। ओके, तो आपको 3 डेटा दे दिया है और रिक्वायर्ड क्या है? ए। तो ए में क्या आंसर चाहिए? ए में फाइंड द चार्ज ऑन द स्पीयर। हमें चार्ज रिक्वायर्ड है, क्यू चाहिए। तो सिग्मा की फॉर्मूला हमें पता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? तो क्यू अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसमें से आपको क्यू को सब्जेक्ट करना है, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब ए यानी एरिया, एरिया किसका है? तो यहां पर स्पीयर दिया है आपको, क्या दिया है? स्पीयर। तो स्पीयर का एरिया यानी 4πr², तो वो हम लिखेंगे। चलो यहां साइड पर लिखें, पार्टीशन ले ले। तो पहले हम पार्टीशन ले ले, तो ये हो गया हमारा पार्टीशन। तो इसमें वैल्यू रखें तो क्या होगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻6 और उसके साथ ए। पहले ए की वैल्यू पहले ऐसा लिख दो, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए यानी 4πr²। क्यों 4πr²? यहां पर स्पीयर है, तो एरिया ऑफ स्पीयर क्या होगा? 4πr²। तो यहां वैल्यू रखो। चलो Q एज इट इज, सिग्मा की वैल्यू जो दे दी है वो लिखी। उसके बाद 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, ये पॉइंट। ओके। r², तो आर कितना है? वो मीटर में ही है, तो वो देखना है 1.2 और उसका स्क्वायर लेना है। तो ये हो गया पूरा। ओके, तो कैल्सी का यूज करो और निकालो आंसर। चलो, तो कितना होगा? 1.45 इंटू 10⁻⁻3, 1.45 इंटू 10⁻⁻3 और चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम। और ये आंसर है तो हम किस में लिखेंगे? फ्रेम में। तो ये हमारा हो गया। प्रॉपर नहीं हुआ, फिर से कर देते हैं। चलो, लो, हो गया। ओके, ये हमारा आंसर ए हुआ। अब हमें आंसर बी करना है। तो बी में क्या है? व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्पीयर। हमें क्या फाइंड करना है? फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स यानी फाई, तो फाई। तो हमारे पास क्या है? चार्ज हो गया, चार्ज मिल गया, तो हमारा गाउसियन लो है उसका यूज करो, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q, हमने यहां जो निकाला है वो लेना है
1.45 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू तो हमें पता है, तो क्या है 8.85, ये पॉइंट दिखना चाहिए। ओके, इंटू 10⁻12। चलो कैल्सी का यूज करो, तो आंसर क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻3, 8 है। ओके ओके, 1.6 इंटू 10⁸ प्लस 8 होगा, ये ऊपर जाएगा तो। ओके, फ्लक्स का यूनिट बोलो। अगर नहीं आ जाए तो कैसे, इससे नहीं बनाना है। फ्लक्स की फॉर्मूला हमारे पास ये है ना, ई ए, तो ई का न्यूटन पर कूलम और ए का मीटर स्क्वायर, तो ऐसे होगा, तो यूनिट होगा न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, और ये आंसर है हमारा। तो हम किस में लिखेंगे, फ्रेम में, और ये तो रफ है तो इसको हमें निकालना है, तो ये हमने निकाल दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा 1.21। उसके बाद वाला 1.22, इसमें क्या है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है। ओके, एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी स्मॉल आर, रेडियस हो तो कैपिटल आर, डिस्टेंस है यानी स्मॉल आर, और क्या सेंटीमीटर में है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी हमें लैम्बडा फाइंड करना है, यहाँ लैम्बडा रिक्वायर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और लैम्बडा रिक्वायर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जिसमें लैम्बडा आता है, तो वो आपको याद रखनी है, E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन आर, ये फॉर्मूला है, तो आपको याद रखनी है। फॉर्मूला है तो मैं फ्रेम कर देता हूं, आपको याद रखनी है, ये आंसर नहीं है। हर बार हम फ्रेम करते हैं आंसर पर, तो ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ओके, एक्चुअली ये फॉर्मूला कहां से आई, हमने तो थियरी में ऐसी प्रूव की थी कि E इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला ली थी लैम्बडा अपॉन 2πε0 इंटू आर, ये फॉर्मूला थी हमारी। लेकिन सर ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, तो ये जो 1 अपॉन क्या हो गया, ये 4πε0 हो गया, तो 1 अपॉन 4πε0 तो के बोल सकते हैं, 1 अपॉन 4πε0, तो के लिख दो ऊपर, 2k लैम्बडा, इसकी वैल्यू के हो गई 1 अपॉन में, और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में आर बचा, तो हो गई ये फॉर्मूला। तो ऐसे आई है, तो आप ये फॉर्मूला लिख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा होगा, तो हम सीधी डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब वैल्यू रखो और आंसर लाओ, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, लैम्बडा, तो लैम्बडा को सब्जेक्ट करो, तो लैम्बडा इज इक्वल टू आर ई के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2k यहां पर डिवाइड होगा, तो वैल्यू रखो, तो ई की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁴, आर की वैल्यू, अब देखो आर, लेकिन आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो डिवाइड बाय 100, तो 0.02 ये पॉइंट है, अपॉन में 2 और के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ 9, ये 9 तो कैंसल हो जाएगा। ओके, अच्छा कैल्सी का यूज करो और मुझे आंसर लिखवाओ, चलो। तो लैम्बडा इज इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या होगा 0.1 और 10 की पावर क्या होगी 0.1 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6, और इसका यूनिट भी लिखना है। तो लैम्बडा की फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा यानी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर, तो आपको ये कूलम पर मीटर यूनिट लिखना है आपको, और इसको हम क्या कर देते हैं, फ्रेम, तो फ्रेम में रख दिया इसको। ओके, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, तो कितना सिंपल था, ये रफ है तो हम निकाल देते हैं।
चलो उसके बाद वाला ये लास्ट है हमारा। तो इसमें टू लार्ज थीन प्लेट two large thin metal plates are parallel and close to each other। यहां पर टू पैरेलल प्लेट्स हैं। ओके, तो यहां पर टू प्लेट्स है, तो यहां पर ऐसा कोई सिंबल नहीं है, तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। चलो, तो क्या करते हैं, तो अच्छा, ब्रेथ थोड़ी कम ज्यादा हो जाती है, तो हो सके इतना प्रॉपर ब्रेथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए एक बहुत कम ब्रेथ है, थोड़ा प्लस माइनस चलेगा। और यहाँ पर ये इसको हम बड़ा रखेंगे थोड़ा, और इसको छोटा रखना है ना। तो सर ने तो कोई बात नहीं, इसको यहां से यहां तक, हाँ हो गया। अब इसको ज्वाइन कर लो, तो ये हमारी टू प्लेट हो गई। ओके, अब देखो, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल, दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, एंड क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास पास है। ऑन देयर इनर फेसिस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइंस। ऑपोजिट साइंस यानी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज मान लो कि यहां यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां नेगेटिव चार्ज है, ऐसा। तो इसकी जो डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सपोज मान लो कि प्लस सिग्मा है, तो इसकी होगी माइनस सिग्मा। ओके, अच्छा, और ऑपोजिट साइन लिखा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड, और उसकी वैल्यू भी दे दी है, ये सिग्मा की वैल्यू दे दी है आपको। ओके, व्हाट इज ई, आपको ई फाइंड करना है, लेकिन कहां कहां पर फाइंड करना है। ए में क्या लिखा है, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, तो फर्स्ट प्लेट यानी यहां पर, आपको यहां पर, वो कलर चेंज करते हैं हम। ओके, चलो, ये पार्ट क्या हुआ, ए यानी इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, यहां पर, और ए बी सी लिखा है, तो यहां ए बी सी लिख दो, तो वो अच्छा रहेगा। ये भी क्यों लिखना है, यहां पर लिख दो ए आउटर साइड। ओके, बी क्या लिखा है, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, यहां पर, यहां बी रीजन हो गया। और सी क्या है, बिटवीन द प्लेट्स, तो बिटवीन द टू प्लेट्स, तो यहां पर सी रीजन है। तो यहां पर ई कितना है, यहां पर ई कितना है, यहां पर ई कितना है, हमें तीनों जगह पर ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, तो ये ए और बी है, वो तो दोनों प्लेट की बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, तो वो वहां पर कोई चार्ज ये दो प्लेट से कवर नहीं होता है। हाँ, दोनों प्लेट से बीच में जो है उसमें चार्ज कवर होंगे, बाहर वाले जो रीजन है उसमें ये दो प्लेट से कोई चार्ज एंक्लोज नहीं होते हैं। तो यहां दोनों जगह पर ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ऐसा हमें वर्ड में लिखना है, तो हम लिखेंगे कि हियर हियर एट ए एंड बी, at A and B, at A and B, E is equal to 0,
यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर कूलम। उसका रीजन लिखना है, ए और बी जगह पर ई जीरो होगा, तो रीजन क्या होगा, तो रीजन लिखते हैं हम, बिकॉज no one charge are enclosed, there are no charges enclosed by the two plates, because there are no charges enclosed by two plates. ओके, तो जो दोनों प्लेट्स है उससे कोई भी चार्ज एंक्लोज होता नहीं है, इसलिए। तो ये हमारा पहला आंसर, ए और बी का आंसर हो गया, दोनों आउटर रीजन में। अब सी में क्या है, बिटवीन द टू प्लेट्स, तो उसकी भी फॉर्मूला है हमारे पास। पहले हम पार्टीशन ले लें, तो हाँ, अब हमें किसका आंसर लिखना है, सी का। तो नाउ एट सी सी की जगह, यानी बिटवीन टू प्लेट्स, तो वहां पर तो चार्ज ये दोनों प्लेट से एंक्लोज होता है, तो हमें ई मिलेगा। तो एट सी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये फॉर्मूला है। टू प्लेट्स के अंदर का जो पोर्शन है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पर चार्ज होता है, यहाँ पर सिग्मा आपको दी है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसकी वैल्यू रखनी है और आंसर लाना है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू यहां पर दे दी है, देखो 17 इंटू 10⁻⁻22 अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू तो हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻12। तो कैलसी का यूज करो, चलो आंसर निकालो। तो क्या होगा, 1.92 इंटू 10⁻10, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। और ये हमारा आंसर है, तो आंसर हम किस में लिखेंगे, फ्रेम में। तो चलो फ्रेम कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो, ये एग्जाम्पल मेरी तरफ से बोर्ड के लिए आपको तैयार रखना है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो मैं इसको IMP लिख देता हूं, ओके, ये मेरी तरफ से तैयार रखना है। तो हमारा यहाँ पर पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इलस्ट्रेशंस लेंगे। पूरी एक्सरसाइज तो हमारी कंप्लीट हो गई, ओके। चलो टाटा बाय, सी यू।